स्टॉक का नाम है इंडिया सीमेंट। यस, 260 पर ट्रेड करा है इंडिया सीमेंट। स्टॉप लगाना चाहिए 255 का, ₹5 का। टारगेट मेरे ख्याल से 275 के नजर आते हैं इंडिया सीमेंट। ओके, तो इंडिया सीमेंट में तेजी 2.5% ऊपर एक्शन और जोर पकड़ेगा। शिल्पा जी बताइए आपका ट्रेड। जी मेरा यहाँ पे मुझे चंबल फर्टिलाइजर्स अच्छा लग रहा है, लेकिन इसको ऑप्शंस के थ्रू मैं ट्रेड थोड़ा दूंगी। यहाँ पे चंबल फर्टिलाइजर्स का 350 का कॉल ऑप्शन है जो रफली अभी ₹5.50 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 4.5 का मेंटेन कीजिए एंड टारगेट्स ऑफ 7 एंड 9। ओके, चंबल फर्टिलाइजर्स शिल्पा जी के पिक। मानस आप क्या पिक कर रहे हैं? देखिए आरईसी में एक बार फिर खरीदारी करने के संकेत दिख रहे हैं क्योंकि कल कंसोलिडेशन देखने को मिला था। आज हमें आरईसी में फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। करंट लेवल्स पे हम यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। 394 का स्टॉप लॉस लगाइए और अब जो नए टारगेट होंगे वो ₹425 के आसपास के रहेंगे आरईसी लिमिटेड में। ऑप्शन में आप 405 वाला कॉल ऑप्शन जो ₹17 पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर ₹12.50 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए और इस ऑप्शन में आप ₹29 तक के टारगेट सेट कर सकते हैं। ओके, तो आरईसी सीधा या तो फ्यूचर्स में ले या फिर आप 405 का कॉल भी ले सकते हैं। जोर है इस काउंटर में। अमित गुड मॉर्निंग, आपका ट्रेड। जी हर्षिता मैम, मेरा ट्रेड रहेगा कोल इंडिया। 52 वीक हाई पे काफी स्ट्रेंथ है इस काउंटर में, कंटिन्यूअसली सीपीएससी पीएससी सेक्टर से है। 358 का प्राइस है, 354 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स लगभग 366 के रहेंगे। ओके, कोल इंडिया अमित जी की पिक हो गई यहाँ पर। प्रशांत जी आपने क्या ट्रेड पिक किया? जी अनुज जी, कल आफ्टरनून में मैंने टाटा केमिकल्स 985 पे रेकमेंड किया था। अब इसमें ब्रेकआउट आ चुका है, कल मैं प्रीएम्प्ट कर रहा था, तो अब इसको मैं एक मोमेंटम बाय की तरह देना चाहूंगा। 1020 पे चल रहा है। मेरा स्टॉप लॉस होगा 1004 जो टारगेट में आप देख रहा हूँ वो होगा 1050 का। टाटा केमिकल्स मुझे याद है किसी ने दिया था, प्रशांत का ही ट्रेड था वो, इनफैक्ट क्लोजिंग के दौरान, जहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी उन्होंने पिक की थी। तो ये सारे ट्रेड्स हो गए। शरद जी हमारे साथ हैं क्या? शरद जी कोई खास ट्रेड जो आपको दिख रहा है इस समय? आप शायद म्यूट पर हैं। नहीं, मुझे ऐसा कुछ खास दिखाई नहीं। ओके, तो ओपनिंग पर फिलहाल शरद जी तेजी में नहीं उतरेंगे, आराम से तसल्ली से खरीदारी करेंगे। अच्छा, यूपीएल स्क्रीन पर लेकर आते हैं क्योंकि कल से दरअसल ये जो केमिकल कंपनियों में हरकत देखने को मिली है, एसआरएफ हुआ, नवीन फ्लोरिन हुआ, दीपक नाइट्रेट की जिक्र अभी हमने किया, लेकिन यूपीएल में अब मोमेंटम है। करीब 2% खुलने के साथ ही यहाँ पर हम देख रहे हैं वो रफ्तार आती हुई। देखते हैं कि ओपन इंटरेस्ट एडिशन की सिचुएशन कितनी और मजबूत होती दिखाई दे रही है, क्योंकि कल ट्रैक्शन देखने को मिला था बाकी काउंटर्स में। ओआई हल्का हल्का बढ़ने लगा है। इस पर अमित आप अपनी राय दीजिए, क्या खरीदेंगे 594 पर फ्यूचर? जी मैम, यूपीएल का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे एक रिवर्सल पैटर्न देख रहे हैं। 580 इसका डेफिनेटली लेंगे, स्ट्रेंथ है इसमें। टारगेट्स लगभग रहेंगे क्योंकि मोमेंटम में पहले बोल देता हूँ 610 तक के टारगेट्स रहेंगे। स्टॉप लॉस रखूंगा 585 का। इसने एक सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस 580 का क्रॉस किया और अपना 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी एक रिवर्सल पैटर्न में क्रॉस किया है, तो पोजीशन बनानी चाहिए फॉर अ टारगेट ऑफ 610। ओके, अच्छा एक चीज़ जो मैं आज हर्षिता थोड़ा सेटअप में बोलना भूल गया था, वो जो थर्ड डे की बात होती है, थर्ड डे में नॉर्मली थोड़े से मिड कैप्स चलते हैं। 2 दिन से मिड कैप नहीं चल रहे थे। आज एक पॉसिबिलिटी ये है कि आज मार्केट में कुछ टाइम के लिए लार्ज कैप कंसोलिडेट करें और एक मिड कैप में बड़ा मूव आए। ये कंसोलिडेशन ही रहेगा, उसके बाद फिर लार्ज कैप चलने शुरू होंगे। और आज मार्केट के 2 सेक्टर हैं, एक तो जो आपने पिक किया केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स, टाटा केम और यूपीएल, आरती, इनमें सब में बाइंग आ गई आपकी, दीपक नाइट्रेट, ये सब पिकअप कर रहे हैं अच्छे से। और दूसरा है सीमेंट, मतलब पहले खैर अंबुजा चला था, लेकिन अब इंडिया सीमेंट चल रहा है, वहाँ पर भी मूव आ रहे हैं। अच्छा, और एक और पावर फाइनेंस में एक अच्छा ब्रेक अवे गैप हुआ है, वहाँ पर भी थोड़ी सी रैली है, तो ये भी एक स्पेस है जो थोड़ी सी यहाँ पर बाइंग दिखा रहा है। मानस, पीएफसी या आरईसी वापस चेस करने का मन बन रहा है क्या? तो देखिए बिल्कुल, अभी आरईसी में मैंने रिकमेंडेशन दिया, आरईसी का 405 के कॉल ऑप्शन पे भी रिकमेंडेशन दिया और आप पीएफसी में भी खरीदारी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर भी एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। 379 के स्टॉप लॉस से आप पीएफसी में खरीदारी करिए और अब जो नए टारगेट होंगे वो 398 399 तक के हो सकते हैं पीएफसी में। ओके, देखिए बैंक निफ्टी में अब आज लार्ज, अरे भाई साहब कल बहुत लार्ज ट्रेड्स हुए। पहले एक बार जान लेते हैं कौन कौन से लार्ज ट्रेड इंटरेस्टिंग थे, उसके बाद एक्सपर्ट्स उन पे चर्चा करेंगे। हर्षदा, क्या क्या कल एक्शन हुआ? कल तो होनासा जिस पर हमारी नजरें थी, स्टॉक थोड़ा सा करेक्ट होकर बंद हुआ है। यहाँ पर फायरसाइड वेंचर्स ने करीब 2% हिस्सा ऑफलोड किया। 378 के आसपास ये हुआ था और 230 करोड़ का ये सौदा रहा। अब इसमें बायर का जो एक नाम उभर कर आया है
वो है नॉर्जिस बैंक। इन्होंने करीब करीब 25 लाख शेयर मार्केट से उठाए इस पर्टिकुलर सौदे के बाद। तो वो स्टॉक आज देखते हैं कैसे रिएक्ट करेगा। श्रीराम प्रॉपर्टीज और खुलने के साथ ही दरअसल ये डील सामने उभर कर आई थी, जहां पर टीपीजी एशिया ने कुछ हिस्सेदारी अपनी बेची है। इनके पास इनफैक्ट लास्ट 9.86% हिस्सेदारी थी और उसमें से करीब करीब 1.5 करोड़ शेयर के आसपास की बिकवाली हुई है। 113 रुपए 40 पैसे के आसपास ये सौदा हुआ। जो खरीदार है उनमें बीएनपी पारिबा जिन्होंने 10 लाख शेयर खरीदे, 8.5 लाख शेयर टाटा इमर्जिंग एशिया ने खरीदे और ओम एंटरप्राइजेस ने करीब करीब 10 लाख शेयरों का सौदा किया है, वहां पर उन्होंने शेयर खरीदे। सफायर फूड्स भी कल ब्लॉक डील में आया था, जहां पर अरिंजे एक मॉरिशियस नाम है, उन्होंने 27 लाख शेयर नियरली 4% के आसपास की इक्विटी ऑफलोड की, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने आकर 3.1% स्टेक खरीदा है, यानी कि 20 लाख शेयर उन्होंने खरीदे और ये पूरा हिस्सा करीब करीब 1400 रुपए प्रति शेयर के आसपास लिया गया। ओके, ये है लार्ज ट्रेड्स, कुछ प्रोमिनेंट लार्ज ट्रेड्स जो मेंशन हुए। होनासा कंज्यूमर में दरअसल वो गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल है जिसने 25 लाख शेयर्स नॉर्जिस के थ्रू एक्वायर करे हैं। अवस्थी साहब, क्या करना चाहिए? होनासा कंज्यूमर रिजल्ट लिस्टिंग के बाद डिसअपॉइंटमेंट, फिर तेजी, उसके बाद नतीजों ने और ताबड़तोड़ उछाल दे दिया स्टॉक को, अब करेक्शन फेज में वापस जा रहा है। आप लोग के रडार पे है क्या? आप लोग का गो टू स्टॉक है क्या? किसी लेवल का इंतजार करो जिस पे एंट्री करोगे, ऐसा कुछ है क्या? बेसिकली किसी लेवल का इसे इंतजार तो हम लोग नहीं कर रहे हैं, बट हमारा व्यू हमेशा से पॉजिटिव रहा है। हमें लगता है अभी तक कंपनी ने एक ही ब्रांड की पावर स्ट्रेंथ को यूटिलाइज किया है, जैसे जैसे जो बाकी 4-5 ब्रांड्स उन्होंने लॉन्च किए हैं उनकी ट्रेजेक्टरी में थोड़ा ट्रैक्शन आता है, वैसे वैसे आपको ग्रोथ काफी स्ट्रांग मिल सकती है। अगर पिछले क्वार्टर के नतीजों को भी आप देखें, लगभग कंसोलिडेटेड लेवल पे 2 रुपए के आसपास की क्वार्टरली अर्निंग थी, तो मुझे लगता है अगर इस टाइप की ग्रोथ कंपनी क्लॉक इन कर सकती है, अभी तक हम लोग कितना अगले 2-3 साल में 5-6 रुपए की ईपीएस कंसेंसस अर्निंग्स मॉडल कर रहे थे, तो मुझे लगता है अगर 1-2 क्वार्टर और ऐसे नंबर्स आते हैं, 2-2.25 रुपए की क्वार्टरली अर्निंग्स कंपनी रिपोर्ट करती है, तो फिर ऐसी हाई ग्रोथ सेमी एफएमसीजी कंपनी के लिए मुझे नहीं लगता कि 30-40 का मल्टीपल बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होगा। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत अट्रैक्टिवली वैल्यूड है, बट बहुत एक्सपेंसिवली वैल्यूड नहीं है। अगर आप 8 रुपए की अर्निंग्स को 30-35-40% के हिसाब से एक्सट्रापोलेट कीजिए 2 साल, तो मुझे लगता है कि आसानी से कंपनी 15-16 रुपए के आसपास की अर्निंग 2-3 साल में रिपोर्ट कर देगी और उस हिसाब से फिर ये वैल्यूएशन एक्सपेंसिव नहीं लगती। तो हमें लगता है 450, 450 तक के लॉन्ग टर्म टारगेट्स लेके आपको चलना चाहिए इसमें। ओके, इसमें बस मुझे ना एक तकलीफ है, इसका जो चार्ट है ना, एक बार आप 1 महीने का इसका चार्ट देखिए, चीज़ें एडअप थोड़ी सी मुझे लग रहा है कम हो रही हैं यहाँ पर, इन अ सेंस कि स्टॉक आया आईपीओ और बहुत लोगों ने कहा कि बहुत महंगा आईपीओ था, उसके बाद वो इशू प्राइस से नीचे आया, इशू प्राइस से करीब 10% नीचे आ गया था। फिर एकदम से वो जेफरीज की रिपोर्ट आई थी, आपको याद होगा, जिसमें 500 रुपये तक के टारगेट थे, वहाँ से स्टॉक घूमा, उसके बाद शानदार रिजल्ट आए, बहुत शानदार रिजल्ट आए, उस दिन स्टॉक ने पीक बना दिया उस शानदार रिजल्ट के बाद, और वहाँ से स्टॉक गिर रहा है। और कल एक और सबसे अर्ली इन्वेस्टर है, उसने चेकआउट कर लिया। तो ऐसे स्टॉक्स में ना मुझे थोड़ा सा रिटेल को लेकर थोड़ा डर लगता है, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है। कईयों ने इसको ना आईपीओ के बाद लॉस में बेचा होगा, कईयों ने उसको 450 पे उस बाद खरीदा होगा मोमेंटम में। तो ये ऐसे स्टॉक्स में ना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है एक अप्रोच लेना। ये रिटेल का नहीं है, ये रिटेल का नहीं है स्टॉक। बेसिकली मैं ये छोटी बात जो है ये कहने की कह रहा हूँ कि रिटेल का है नहीं है स्टॉक, कुछ टाइम के लिए इसको अवॉइड करें। जबरदस्ती लक मत आजमाएं, रिटेल का है नहीं, इसे अवॉइड करेंगे। ऐसी रिटेल का नहीं है, डेल्टा कॉप के लिए कितनी बार चर्चा हुई थी। बिल्कुल, ये रिटेल के लिए गो टू स्टॉक है नहीं, जब वो बैन में जाता था और इवेंचुअली खैर श्रीराम नहीं, ऐसा कुछ दोनों का लेन देन नहीं। इस प्लेटफॉर्म पे चर्चा हुई थी कि रिटेल के लिए है नहीं डेल्टा कॉप, यही इसीलिए मैंने कहा, अदरवाइज दोनों कंपनी से कोई लेन देन नहीं। भाई साहब ध्यान रखिएगा। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।